नमस्कार। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया और आपकी दिलचस्पी जानने में होगी कि दूसरे चरण में मैंने क्या देखा। पहली बात तो यह है कि वोट प्रतिशत फिर गिरा ही रहा और इतने वोट प्रतिशत की उम्मीद किसी को नहीं थी। तमाम प्रधानमंत्री का आपने बयान सुना ही, सोना चांदी मंगलसूत्र वाला। माना यह गया कि पहले चरण के मतदान कम फीका रहने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की बातें की है। यहाँ तक कि कल जब मतदान शुरू हुआ तो 8:30 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से 2009 का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान का वीडियो भी लगाया गया और उसमें लिखा गया कि आपके संसाधन मुसलमानों को देने की कांग्रेस पार्टी की इच्छा है। कांग्रेस की सरकार आई तो मुसलमानों को आपकी देश का संसाधन, जो हमेशा वो कहते हैं। तो माना यह गया कि दूसरे चरण में मतदान का हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कर रही है, लेकिन उसका असर कोई देखने को नहीं मिला। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो पहले चरण और दूसरे चरण के 8-8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, इनमें बहुत सारी सीटें, कम से कम 10 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 20% से लेकर 50% तक माइनॉरिटी का वोट है, मुसलमानों का वोट है और बहुत हद तक वो जीत हार तय तो मैं नहीं कह सकता कि एक तरफ मुसलमान वोट दे दें। तो सिर्फ 2-3 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की, और पूरे देश में मुश्किल से 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां की मुसलमान एक मुश्त एक जगह केवल मुसलमान वोट दें तो वो सीट निकल सकती है, जिसमें एक बिहार की किशनगंज है, एक रामपुर और मुरादाबाद संभल। 3 सीटें आप उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि केवल मुस्लिम वोटों से ही ये सीटें जीती जा सकती है अगर वहाँ बिखराव ना हो। और इसी तरह हैदराबाद की एक सीट है, 1 सीटें और हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की इन 16 सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या के ज़्यादा होने की वजह से और उनके एक मुश्त एक जगह पड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले चरण के मतदान के बाद मुझे लगता है कि ये रणनीति बनाई। तो 8 सीटों पर क्या हुआ, बागपत की बात, एक सीटों पर अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले बात बागपत की। बागपत में राजकुमार सांगवान, जो कि जयंत चौधरी के पास पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से हैं, नलके के चुनाव चिन्ह पर, हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर, वो मजबूत स्थिति में है। लेकिन बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं वो ये बताता हूं कि ये जो 8 सीटें हैं, इसमें मेरठ और अलीगढ़ 2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 6 सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। बीएसपी अपने वोटों तक तो महदूद रही, बाकी सीटों पर वो दूसरे का वोट पाने में उस तरह से कामयाब नहीं हुई। तो बागपत सीट पर सीधा मुकाबला राजकुमार सांगवान और पंडित अमरपाल शर्मा, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके बीच में रहा। पंडित अमरपाल शर्मा साहिबाबाद से विधायक भी रहे हैं कई बार, गाजियाबाद के, और इस बार उन्हें टिकट वहाँ से इसलिए भी दिया गया कि शर्मा और ब्राह्मण अच्छी खासी संख्या में बागपत इलाके में है और मुसलमानों की भी संख्या अच्छी खासी है। तो अगर मुसलमान और कुछ जाट, जो कि बीजेपी या आरएलडी की तरफ उनका वोट, कुछ यादवों का वोट और मुसलमानों का वोट और कुछ दूसरी जातियों का भी वोट अगर खींचने में अमरपाल शर्मा कामयाब हुए तो लड़ाई अच्छी होगी। लेकिन मेरे देखने में बागपत की सीट राजकुमार सांगवान के लिए बहुत सेफ लग रही थी, लगी। उसका 2-3 कारण है। पहली बात तो ये है कि जाट जो बीजेपी, प्रो बीजेपी थे, जो पिछले 2 चुनाव में सतपाल, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, सतपाल जी ने जो जीत हासिल की, जयंत चौधरी को हराया, तो वो इस वजह से कि जाटों का एक बड़ा तबका, बड़ा तो नहीं कहूँगा, एक तबका बीजेपी के, प्रो बीजेपी, खासकर जिसमें युवाओं की संख्या अधिक है, मैं बार बार कहता हूं, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को नहीं देखा है, तो वो बीजेपी की तरफ पिछले 2 चुनाव में थे, इस बार भी थे। जो एंटी बीजेपी थे और जयंत चौधरी के साथ थे, वो सारे के सारे इस बार एक जगह आ गए, यानी बीजेपी समर्थक और जयंत चौधरी समर्थक एक जगह आ गए। और दूसरी बात, जयंत चौधरी अगर चुनाव लड़ते तो मुझे लगता उसका रिएक्शन होता और उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ता कहीं कहीं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने 10 साल से लामबंदी की, सियासत की, और जैसे वो ऐन चुनाव के पहले वो खुद ही कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, तो वो पलट गए। उससे एक तबका नाराज तो है कि आप 10 साल से ऐसे कर रहे थे, तो अगर वो खुद चुनाव लड़ते तो शायद कुछ नाराज, लेकिन
चूंकि उन्होंने अपने एक बहुत ही लॉयल कार्यकर्ता राजकुमार सांगवान को, जो कि मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत लंबे समय से वो चौधरी चरण सिंह परिवार के बहुत वफादार नेता हैं और उनकी छवि आम लोगों में बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि राजकुमार सांगवान बहुत मजबूत स्थिति में बागपत में इसलिए भी आ गए कि एक तो जाट वोटों का समीकरण हुआ। दूसरी बात, अगर पंडित अमरपाल शर्मा के लिहाज से देखी जाए, देखिए उसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान कम होने की वजह है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से पूर्वांचल में एंटी यादव सेंटिमेंट को उभार कर या लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से यादवों का जिस तरह से उभार हुआ और समाज में उनका जिस तरह से प्रभाव हुआ, उससे कई उनके कुछ ज़्यादा सक्रिय होने से या ज़्यादा प्रभावी होने से या समाज पर ज़्यादा पावर और शक्ति प्रदर्शन से समाज का एक बड़ा तबका उनके खिलाफ अंदर अंदर हो गया और उसे जब मौका मिला तो उसने तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसमें सवर्णों के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस भी थे, जिनको जो मुलायम सिंह या मायावती के खेमे में जा मिले थे, लेकिन उन्हें वो तवज्जो जब नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी को अपनी पार्टी, तो अदर जातियां जो थीं वो बीजेपी की तरफ एंटी यादव सेंटीमेंट में भी कई चुनाव में गई। वो आप जमीन पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये कहते मिल जाएंगे, अलग अलग जातियों के, सवर्णों के भी, कि अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यादव जी लोगों का बोलबाला हो जाएगा, फिर आपने देखा है वो जमाना, फिर यादवों का हो जाएगा, ठीक है बीजेपी ठीक है। मतलब अच्छाई की वजह से नहीं, यादवों और मुसलमानों का फिर से राज ना आ जाए, इसलिए इनको रोकने के लिए बीजेपी को वोट दिया जाए। ठीक इसी तरह की बात आप इधर वेस्टर्न यूपी में जब देखेंगे तो आपको जाटों के बारे में है। जाट लंबे समय से चौधरी चरण सिंह ने इतना सशक्त किया था, इनके पास खेती बाड़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ताकतवर, और पैसा इनके पास ज़्यादा, बल संख्या में, जनसंख्या में जाटों की संख्या ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रभावी है जिधर जाएंगे। दूसरी बात, ये समाज में बलशाली लोग हैं। और तीसरी बात, पिछले इतने सालों में सशक्तिकरण हुआ है, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, खेती बाड़ी, सब में उनका वर्चस्व बना है और एक अच्छी समाज में एक अच्छी स्थिति के साथ वो इस इलाके में है। तो एक बात तो ये भी है कि उनके इस सशक्तिकरण से बाकी जातियों को प्रॉब्लम होती रही, लेकिन उन्हें मौका बीजेपी में मिला। तो जाट तो रह गए जयंत चौधरी के साथ, बाकी जातियां एंटी जाट सेंटीमेंट में बीजेपी के साथ चली आई और बीजेपी को जाटों का भी कुछ साथ मिल गया, तो उन्होंने इस पूरे बेल्ट में सफाया कर दिया विपक्ष का। पिछली बार आरएलडी को सीटें मिली, लेकिन तब भी उतना नहीं जितने का अनुमान था। इवन बागपत की सीटें नहीं मिली। तो कुल मिला के इस बार हुआ क्या, अब जाठी और जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में आ गए, तो एक बड़ी जातियों का समूह जो एंटी जाट सेंटीमेंट की वजह से बीजेपी में जुड़ा था, उसे जयंत चौधरी के कैंडिडेट को वोट देने में उसे कोई बहुत, कमल का फूल छोड़ करके 2 बार बागपत से वो कमल के फूल पे दे रहा था, तो उसे नलके में देने में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो एक कारण तो कम मतदान का ये भी है, और दूसरा कारण ये भी है कि जाटों में भी वहाँ पर जहाँ पर जयंत चौधरी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहाँ तो मैं मानता हूँ कि 90% से ज़्यादा, 90% जाट वोटर्स वहाँ पर जहाँ जयंत चौधरी के कैंडिडेट हैं, जैसे बागपत और बिजनौर में, वहाँ जाटों ने वोटिंग की। लेकिन जहाँ पर कमल का फूल है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, ये प्रतिशत उतना नहीं रहा। तो वहाँ पर जहाँ पर कैंडिडेट्स आरएलडी के नहीं है, भाजपा के हैं, वहाँ जाटों में वो उत्साह मतदान का नहीं दिखा। तो एक कारण तो ये है कि जो बीजेपी के उधर वोटर थे, वो जाट समीकरण से बहुत ज़्यादा उत्साह उनमें जाटों को वोट देने के लिए नहीं था, जयंत चौधरी को, और जहां बीजेपी के कैंडिडेट थे वहां जाटों में कोई उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं था जैसा आरएलडी के कैंडिडेट्स में था। एक कारण तो मुझे ये दिखाई दिया। दूसरा कारण कृषि का, मैंने आपको बताया गेहूँ की कटाई का सीजन है, तो वो कारण था, गर्मी भी है। और तीसरा कारण मैं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा कम्युनलाइज नहीं हो पाया ये इलेक्शन, हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा नहीं बट पाया। हिंदू मुस्लिम में नहीं बट पाया, लेकिन
मुसलमानों ने जो वोटिंग की है वो 80%, कहीं कहीं मैं पोलिंग बूथ पर गया मेरठ और बागपत में, मुसलमानों के पोलिंग बूथ में 80-80, 85-85, 70-70% मतदान 2 बजे तक हो गया था। एक आध बूथ पे मैं गया था, वहां पर मैंने देखा, और वहां लाइन भी लंबी लगी हुई थी। और बाकी जगहों पर उस तरह का नहीं। हाँ, दूसरे दलित बस्तियों में भी बहुत जोरदार तरीके से वोटिंग हुई और सारे के सारे वोट बीएसपी को गए। ये भी मैं आपको कह रहा हूं, किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ। तो और इस बार आप देखिएगा अल्पसंख्यक वोट जितना एक मुश्त गठबंधन पे जा रहे हैं, कांग्रेस और सपा गठबंधन पे, शायद इसके पहले वाले सपा और बसपा गठबंधन में भी शायद उतने न गए। लेकिन इस बार मैंने देखा बहुत ही कंसंट्रेटेड एक ही जगह मतदान मुझे दिखाई दिया। तो बागपत में ये लड़ाई पंडित अमरपाल शर्मा और राजकुमार सांगवान के बीच है, लेकिन मेरी समझ से स्थिति 20 राजकुमार सांगवान की होगी, एनडीए की होगी। अब आते हैं बागपत के बगल की सीट मेरठ पे, जो सबसे दिलचस्प सीट हुई है। अभी अभी मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मुंबई पहुँच चुका हूँ। कल के पोलिंग के बाद मैंने सोचा थोड़ा महाराष्ट्र का जो चुनाव है, देखिए ये पूरा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो 4 या 5 स्टेट डिसाइड कर देंगे कि मोदी जी की सीटें 300 या 350 या एनडीए की 400 पार या 400 के आसपास आएगी कि नहीं आएगी, और 272 या उससे कम या बहुमत या सीटों में घटोतरी चाहे जितने की हो जाए वो होगी। ये सिर्फ 4 स्टेट डिसाइड करेंगे मूलतः। एक महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल, चौथा कर्नाटक। 120 सीटों के आसपास इन 4 राज्यों से थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है। महाराष्ट्र में क्या होगा अभी मैं घूमू टहलूंगा तो पता चलेगा। बिहार में भी भारतीय एनडीए 39 सीटें पाने वाला इस बार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप दूसरे चरण का मतदान देखेंगे तो बिहार में 10% मतदान पहले चरण के मुकाबले ज्यादा हुआ है, और जिन सीटों पर चुनाव था उन सीटों पर अल्पसंख्यक वोटों की संख्या बहुत है, आप जानते ही हैं। मैंने किशनगंज का जिक्र किया है। तो बंगाल में भी वोटिंग परसेंटेज आप देख ही रहे हैं, 70% के ऊपर जा रहा है। वहाँ मामला क्या है समझ नहीं आ रहा है, और लड़ाई वहाँ पर भी टीएमसी और बीजेपी के बीच आमने सामने की हो रही। तो मैं बात ये कह रहा था, देश 2 ध्रुवीय होता जा रहा है। देश में या तो आप प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं और अंध समर्थक हैं, और नहीं तो आप प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं और अंध विरोधी तक भी हैं। तो 2 ही तरफ है, या तो आप उनके और ये बात एक व्यक्ति के और बीजेपी पार्टी की नहीं, एक व्यक्ति की। तो देश में सिर्फ 2 तरफ चुनाव हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लाना है, प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है। ये जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं ये सब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, और इसीलिए ये चुनाव धीरे धीरे 2 ध्रुवीय होता जा रहा है। तो मैंने कहा कि कल की 6 सीटों पर भी 2 ध्रुवीय चुनाव हुआ है। तो मैंने आपको बागपत का बताया, मेरठ की बात कह रहा हूँ। अरुण गोविल, मैं मुंबई आ गया, बात दूसरी करने लगा। मैं मुंबई आया तो मैं मुंबई की जो सुबह की फ्लाइट दिल्ली से आई, मैंने देखा अरुण गोविल भी उस फ्लाइट में थे। अब सोचिए कल मतदान खत्म हुआ 6 साढ़े 6 बजे तक बहुत जगह मेरठ हापुड़ लोकसभा में मतदान हुआ, और उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं अब वो सुबह की, अब वो मेरठ में रहे होंगे तो इसका मतलब 5 बजे सुबह चले होंगे। तो मेरठ उन्होंने दिल्ली सुबह की फ्लाइट पकड़ के वो मुंबई आ गए। नेता और अभिनेता में यही फर्क होता है। कोई दूसरा नेता चाहे उसको वो हार रहा हो चाहे जीत रहा हो, मुझे लगता है कि जो दूसरे प्रत्याशी होंगे, इवन इंडिपेंडेंट भी, तो वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं, रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट के साथ आज जो है सुबह का नाश्ता किए होंगे, किसी के घर गए होंगे, किसी से मिले होंगे, धन्यवाद ज्ञापित किया होगा, और आज फिर इसके बाद आराम करेगा, शाम को फिर मिलेगा, फिर वो काउंटिंग के लिए लगेगा, अपने एजेंट बनाएगा, अपने लोगों की बात करेगा, कार्यकर्ताओं की। लेकिन अरुण गोविल का क्या है, अरुण गोविल मुंबई आ गए, वो व्यवस्था पार्टी अपना करती रहे, और जीतेंगे तो शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट लेने चले जाएंगे, काउंटिंग के दिन पहुंच जाएंगे। तो ये इनको तो भेजा गया था।
तो मेरठ की सीट अरुण गोविल के उम्मीदवार होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर साबित हुई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका भगवान राम का रोल या अरुण गोविल की उनकी अपनी अभिनेता होने की छवि या बहुत ज़्यादा उसमें कहीं कहीं जहाँ जहाँ वो बीजेपी माइंडेड गांवों में गए तो उनकी आरती उतारी गई और पैर छुआ, लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन उनका जो पब्लिक में कनेक्ट था वो बहुत अच्छा नहीं था। उसके बारे में लोगों ने बहुत अच्छी राय नहीं रखी, मैंने जितने लोगों से बात की। लेकिन बावजूद इसके मेरठ में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और मैं कहूँगा अभी भी नंबर 1 में है। और बीजेपी को अगर नुकसान हो रहा है और जिसकी वजह से नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि मायावती ने देवव्रत त्यागी को जो मैदान में उतारा है, और देवव्रत त्यागी का हापुड़ के आसपास के इलाके में, अगर आप हापुड़ से मेरठ रोड पर जाएंगे तो वो जो इलाका है खरखौदा और आसपास का इलाका है, वहाँ त्यागियों की बहुत संख्या है और त्याग वो भी उधर ही के रहने वाले हैं। तो तमाम दोस्त मित्र रिश्तेदार आदमी के रहते ही हैं। तो त्यागी समाज जैसे फॉरवर्ड करीब करीब 100% उत्तर प्रदेश में, मैं कहूँगा 2-4 की बात नहीं करता हूँ, लेकिन फॉरवर्ड सवर्ण 90% पीछे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। इसी तरह से मैं त्यागी जो है वो खास करके मेरठ के इलाके के, यह 100% इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में समर्थन किया। उसमें सेंधमारी 2% की, चाहे 5% की, चाहे 20% की या 30% की देवव्रत त्यागी ने की है। उन्होंने एक पॉकेट विशेष में जहाँ त्यागियों का बाहुल्य, वहाँ उन्होंने प्रचार भी खूब किया, वहाँ के लोगों से मुलाकात भी खूब की। तो अगर ये त्यागी वोट 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 जो भी मिलता है उनको, क्योंकि उनको दलित वोट तो सारे के सारे मिल गए, और मेरठ सीट का गणित यह है कि वहाँ 6 लाख मुसलमान हैं, 3 लाख दलित हैं, 3.5 लाख, 10 लाख ये होते हैं और 10 ही लाख में सब है। तो ये मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये जो गणित बैठता है, तो दलित वोट तो किसी को नहीं मिले मेरी समझ से कहा जा रहा है, लेकिन मैं उसका बसपा का दलित वोट मेरठ की सीट पर कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दलित वोट के साथ त्यागियों का वोट अगर देवव्रत त्यागी पाते हैं तो अब उनके लिए एक मुश्किल घड़ी अरुण गोविल के लिए घंटी बज सकती है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव ने 2 बार टिकट काट करके तीसरी बार जो सुनीता वर्मा को टिकट दिया, जो योगेश वर्मा विधायक की पत्नी है, जो जाटव है और खुद दलित है और वो मेयर रह चुकी हैं, और योगेश वर्मा वहाँ के दलितों में अपनी एक साख, अपनी एक पहचान वाले नेता हैं। मुझे लगता है कि आज तक मेरठ में जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं उसमें सबसे मजबूत प्रदर्शन सुनीता वर्मा करने जा रही हैं। चुनाव जीत भी सकती हैं, हार भी सकती हैं, लेकिन नतीजा कड़ा होगा। उसकी वजह क्या है? दलितों ने सुनीता वर्मा जाटो होने की वजह से और जाटो समाज में आते जाते रहने की वजह से, रोज उठने बैठने की वजह से बीएसपी का वोट बहुत हद तक लेने में कामयाब हुई है, जमीन पर मैंने देखा है। और 6 लाख मुसलमान जो मेरठ में है, 1% मुसलमान भी कहीं दूसरी तरफ नहीं गया। वो सारे के सारी वोटिंग गठबंधन की तरफ हुई है, कांग्रेस और सपा की हुई। लेकिन चूंकि देवव्रत त्यागी त्यागियों के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं, इसलिए, और पिछला चुनाव भी राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के बीएसपी के हाजी याकूब कुरैशी से पहले तो जीत गए थे, बाद में रीकाउंटिंग में 5000 से कम वोटों से हारे। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले वो मेरठ में सर्वाधिक आज तक मिले वोट है, और 2 तरफा बिल्कुल लड़ाई हुई थी और उसमें ये नतीजा आया था। इस बार 3 तरफा है और देवव्रत त्यागी एक ऐसा कैंडिडेट मायावती ने दिया जो अरुण गोविल का मामला नेता अभिनेता से नेता बनने में रोका जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहता हूँ कि मेरठ में अरुण गोविल का पलड़ा तमाम विकल्पों के बावजूद भारी दिखाई देता है। उसकी वजह शहरी मतदाता मेरठ के निकले थे और कैंट इलाके से ही पिछली बार राजेंद्र अग्रवाल जीते थे। मुझे लगता है कैंट इलाका ही अरुण गोविल को इस बार थोड़ा बहुत, लेकिन हार जीत का अंतर बहुत ज़्यादा से नहीं होगा। अब आते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में सीधी टक्कर हुई डॉली शर्मा में और भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग में।
निश्चित तौर पर डाली शर्मा ब्राह्मणों के और राजपूतों के ग्रामीण इलाकों में वोटों को पाने में कामयाब हुई, लेकिन गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जो व्यवस्था है, उसमें गाजियाबाद में बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दलित वोटर बीएसपी पे तो रहा, लेकिन गाजियाबाद मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी 20 नहीं 21 के मुकाबले से लड़ेगी। लेकिन डॉली शर्मा अब तक पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस के लोग जितना वोट पाए हैं उनमें बहुत इजाफा करेंगी, ये भी सच बात है। और यहाँ भी आमने सामने की टक्कर हुई। नोएडा में बहुत सारे इलाकों में डॉक्टर महेश शर्मा का बहुत विरोध था और वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। ग्रामीण इलाकों में भी लोग डॉक्टर महेश शर्मा को वोट देना नहीं चाहते थे, बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देख के वो गए हैं। महेंद्र नागर गुर्जर वोटरों को पाने में उतने कामयाब नहीं हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से जितना पाना चाहिए था, और मुझे नहीं लगता कि नोएडा में जीत का अंतर कम हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेफ है गाजियाबाद और नोएडा की सीटों पर। अब आते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में मायावती ने बहुत ही पेच फंसा दिया। पेच इसलिए फंसा दिया कि अलीगढ़ में हितेश उपाध्याय बंटी, वो एक तो ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, दूसरे वो व्यापारी हैं, तीसरे उनकी अपनी एक छवि भी है। तो हुआ ये कि मायावती ने उन्हें जो टिकट दे दिया, तो मुझे ऐसा लगता कि कम से कम 50,000 ब्राह्मण वोट और बनिया वोट, व्यापारियों के वोट हितेश उपाध्याय बंटी ले जाएंगे। और यहीं से सतीश गौतम, जो अलीगढ़ के 2 बार से सांसद हैं और उनसे लोगों की नाराजगी की वजहों के आप तमाम वीडियो देख चुके हैं, उनकी जो जनसभा उनके समर्थन में हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उसके वीडियो भी आप देख चुके हैं। सतीश गौतम को कई जगह लोगों ने नारेबाजी करके गांव से या दूसरी जगहों से जाने पे मजबूर किया। सतीश गौतम से गुस्सा लोगों का था, इसलिए लोग, देखिए एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः सांसदों से उनकी जनता का न तो कोई लगाव है और न ही कोई उनसे अपेक्षा है, और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नाम पर पिछले 4 चुनाव 14, 19, 17, 22 देते देते अब जनता में थोड़ी मायूसी और थोड़ा उत्साह में कमी आ गई है। वो ये कि उनके जनप्रतिनिधि इन्हीं दोनों के चेहरों पर जीतकर जनता को कुछ भी नहीं समझ रहे, कोई उपलब्धता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। लोगों, मोदी समर्थकों में भी ये बात आ गई कि मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनी रहे, चलो 400 नहीं आएगी तो 300 तो आ ही जाएगी, 330 आ ही जाएगी, लेकिन ये आदमी एमपी नहीं बने, ये 10 साल से बना हुआ, ये 15 साल से बना हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अलीगढ़ की सीट पर विजेंद्र सिंह जाटों का वोट पाने में कामयाब हुए। मुसलमानों का वोट वहाँ है ही, आपको पता है 3.5 लाख वोट है अलीगढ़ में। तो जाटों का वोट विजेंद्र सिंह को मिला, जो कि पहले कांग्रेस के थे, सांसद रहे भी हैं वो, अब वो वहाँ से लड़ रहे हैं गठबंधन से, सपा कांग्रेस से। तो विजेंद्र सिंह और सतीश गौतम में एक टक्कर होगी, और अलीगढ़ का मामला मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नतीजे के दिन ही पता चलेगा कि अलीगढ़ में क्या हुआ। तो अब आते हैं मथुरा की सीट में कहीं कोई चर्चा नहीं है, वोटिंग परसेंट सबसे कम रहा है, बावजूद इसके हेमा मालिनी की जीत का अंतर कम हो सकता है, मगर मथुरा सीट से हेमा मालिनी कोई रिस्क में नहीं है, वो संसद पहुंचेगी। तिवारा 15 साल का कार्यकाल उनका होगा और 75 साल की हो भी चुकी हैं, और हेमा मालिनी निश्चित तौर पर बहुत सेफ जोन में है, मैंने देखा। और वो उनके खिलाफ कैंडिडेट भी ऐसे नहीं थे, और दूसरे जाटों का वहाँ पर हेमा मालिनी को, बाकी जगहों पर जयंत चौधरी के पर, लेकिन अगर जाटों का सबसे ज़्यादा वोट आप देखेंगे इन 8 सीटों में बीजेपी के किसी उम्मीदवार ने हासिल किया तो वो हेमा मालिनी, ये मैं कह सकता हूँ। तो उनका मथुरा में कोई डाउट नहीं है। तो मथुरा सीट के बाद अब बात करते हैं अमरोहा की। वहाँ कुंवर दानिश अली के चुनाव हारने की संभावना मुझे दिखाई देती है, हालांकि टक्कर वहाँ भी आमने सामने हुई है, और दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर, हालांकि उनका 5 साल का कार्यकाल वही, तो उनके जो मुकाबले तंवर हैं वो मुझे 20 दिखाई देते हैं। अमरोहा वाली सीट पर लड़ाई होगी, लेकिन बीजेपी वहाँ 20 दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर
जो अगर आप देखें तो गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, बागपत, 4 सीटों पर तो मुझे एनडीए को कहीं कोई ऐसा नहीं लगता है। ये 4 सीटों में एनडीए 20 दिखाई देती है। मेरठ भी मैंने आपको बताया 20 ही है, लेकिन यहाँ टक्कर है, नतीजे के दिन ही पता चल पाएगा। और अमरोहा और इसके अलावा बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी, भोला सिंह का जीतना तय है। वहाँ पर भी जो बीएसपी के कैंडिडेट थे वो किसी दूसरे का वोट नहीं पा सके। गिरीश जाटव उनका नाम है। जाटव वोटरों के अलावा उन्हें कहीं, जहाँ बीएसपी के कैंडिडेट ने दूसरी जातियों के टिकट, दलितों से अलग दूसरी जातियों के वोट पाने में कामयाबी हासिल की है, वहाँ बीजेपी को खतरा हो सकता है। और इसीलिए जो लोग मायावती को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, मायावती ने उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे में सबको चौंका दिया है। और उनके भतीजे आकाश आनंद जिस तरह से बोल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो बीएसपी अब फिर से जैसा लग रहा है कि जैसे वो 90s में या 90 के दशक में जब शुरुआती दौर में वो खड़ी हो रही थी, वैसे बीएसपी अब जमीनी स्तर पर खड़े होने के रास्ते पर मुझे दिखाई दे रही है। उसका वोटर कंसोलिडेटेड है। और मायावती वो प्रयोग हर जगह उन्होंने किया है कि आप दूसरी जातियों के या दूसरे वर्ग के कितने वोट को जोड़ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ बीएसपी ने, जैसे मेरठ में बीएसपी का तो मैंने बताया त्यागी कैंडिडेट पाने में कामयाब हुए, जैसे अलीगढ़ में बहुत अच्छा उपाध्याय, हितेश उपाध्याय बंटी पाने में कामयाब हुए। तो इन 2 सीटों पर क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 20 दिखाई देती है और 2 सीटें और ऐसी हैं, बुलंदशहर की सीट, मथुरा की सीट, गाजियाबाद की सीट, नोएडा की सीट, ये 4, बागपत, 5 सीटों पर तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत खतरे में है। लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जो कोई भी जीत सकता है। तो कुल मिलाकर मेरी समझ से पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई फायदा बहुत दिखता नहीं मिल रहा है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा क्या नहीं हो रहा है। जो उसका टैली 65 की थी वो उस तरफ अभी आगे बढ़ रही है। कुछ सीटें जो पिछली बार वो हार गई थी इस बार जीत भी सकती है, जिसमें अमरोहा की सीट भी शामिल है। बहरहाल अभी बस इतना ही। अगले चरण में फिर जहाँ से रहूँगा वहाँ की बातें की जाएगी। नमस्कार।